आज हमारे पास है वेव नेचर ऑफ मैटर, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये प्रूव करते हैं कि लाइट का नेचर वेव नेचर है, लाइट एक वेव है। लेकिन वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके बाद आया कॉम्पटन इफेक्ट, ये प्रूव करते हैं कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है, लाइट एक पार्टिकल है। तो फिर लाइट का नेचर कैसा है? लाइट पार्टिकल है या वेव है? लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? तो ये बोला गया कि लाइट मतलब रेडिएशन का नेचर ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अगर लाइट चल रही है, रेडिएशन किसी मीडियम में चल रहा है, तो वो वेव जैसा बिहेव करता है, और अगर वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो सीधा सीधा हमने कहा कि रेडिएशन हैज गॉट ड्यूअल नेचर। ठीक है, अब यह सोचा गया कि अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है तो क्या मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, मतलब क्या पार्टिकल भी वेव जैसा बिहेव करता है। तो 1924 में एक फिजिसिस्ट हुए डी ब्रॉय, सर ये तो डी ब्रॉगली है, प्रोनाउंस इसको डी ब्रॉय किया जाता है, BROY, डी ब्रॉय, BROY, ये प्रोनाउंसिएशन ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो 1924 में डी ब्रॉय ने एक हाइपोथेसिस दिया कि कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है तो उससे वेव्स एसोसिएट होती हैं। इसके पीछे क्या रीजन दिया इन्होंने कहा भाई नेचर लव सिमेट्री। अगर आप देखो तो सब कुछ सिमेट्रिकल है भाई, हम ह्यूमन बींग्स को ही देखें, जितना लेंथ हमारे एक एंड की है उतना ही दूसरे की भी है। अगर आप एक लाइन बनाएं, जो ह्यूमन बॉडी है उस पर एक लाइन बनाए तो सिमेट्रिकल है हम दोनों साइड। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना कि एक हाथ बड़ा दे दिया एक छोटा। तो नेचर को सिमेट्री पसंद है, और नेचर में दो ही चीजें, या तो रेडिएशन है या तो मैटर है। और अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, जो कि प्रूव हो गया था पहले, रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उससे वेव्स एसोसिएट होती हैं। ठीक, अगर वेव्स एसोसिएट होती हैं तो उसकी वेवलेंथ क्या है? तो इन्होंने कहा कोई भी पार्टिकल अगर कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से, तो उससे जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी इट विल बी इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम। लिखते हैं इसको। तो एक बार फिर से, डी ब्रॉय ने 1924 में हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस कि वेव्स आर एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल, मतलब कोई पार्टिकल चल रहा है तो उससे वेव्स एसोसिएट होती हैं, और उसकी वेवलेंथ क्या होती है? तो लिखते हैं वेवलेंथ एसोसिएटेड, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, विद मूविंग पार्टिकल। तो कितनी वेवलेंथ बताई इन्होंने? लैम्डा which is equal to h upon p, momentum, and momentum is equal to mass into velocity. So h is Planck's constant, m mass of the particle जो चल रहा है उसका मास, और v किस वेलोसिटी से वो चल रहा है। अब ये जो वेव्स हैं ये कोई सिंपल वेव्स नहीं है, ये मैटर वेव्स इन्होंने बोला, इनको क्या नेम दिया? मैटर वेव्स। तो सीधी सीधी बात, 1924 में डी ब्रॉय ने ये बताया कि कोई पार्टिकल अगर चल रहा है तो उससे वेव्स एसोसिएट होंगी, चल रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और वो वेव्स उनको क्या बोलेंगे? मैटर वेव्स, जिसकी वेवलेंथ होगी h अपॉन एम वी। अब उनसे पूछा गया अगर ऐसा है तो जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं, किसी पत्थर को थ्रो करते हैं, तो उससे जो वेवलेंथ एसोसिएट है हम उसको मेजर क्यों नहीं कर पाते? उन्होंने कहा क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। जो डेली लाइफ में हम अपने आसपास पार्टिकल्स देखते हैं, जैसे मार्कर, बॉल, फुटबॉल या पत्थर जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, उसका मास काफी ज्यादा है। मास ज्यादा है तो उनसे जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है वो कम होती है, और हम उसको मेजर नहीं कर सकते। होती तो है लेकिन कम होती है, क्योंकि मास उनका ज्यादा है। मास ज्यादा है तो जो वेवलेंथ उनसे एसोसिएट होती है वो काफी कम है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब उनसे पूछा गया अगर ऐसा है तो जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, उसका मास तो बहुत कम है, तो उससे जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी वो काफी ज्यादा होगी, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा यस। तो उनसे पूछा गया भाई ये बताइए उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी? आप कह रहे हैं, डी ब्रॉय से पूछा गया, आप कह रहे हैं कि जिनका मास कम होगा उनसे जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उससे कितनी वेवलेंथ एसोसिएट होगी? ठीक है, अब इन्होंने कहा बताते हैं। तो लिखिए यहां पे लिखना डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दी, कितनी वेवलेंथ? देखो, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और उसको हमने एक्सेलरेट किया v पोटेंशियल डिफरेंस से, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी चार्ज की? अगर उसको v पोटेंशियल डिफरेंस में रखा गया, QV, ये मैंने पहले भी बताया था इससे पहले लेक्चर में। ठीक है,
पहले वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, जैसे ही उसको एक्सेलरेट किया, वी पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है ना, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में है, ठीक, जैसे ही उसमें वी पोटेंशियल डिफरेंस बनाया वो एक्सेलरेट हो गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक, अगर वो एक्सेलरेट हो गया तो उसकी कौन सी एनर्जी अब उस पे आ गई, उस पे आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी, क्यू वी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, और वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीधी सीधी बात, एक इलेक्ट्रॉन है उसको वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ई वी। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, चलो लिख लेते हैं इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक, ये क्या हो रहा है, यहां पे डी ब्रॉय इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बता रहे हैं कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन K is equal to E. What is E? Charge of one electron. V. V is accelerating potential. Accelerating potential. जिस पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने बनाया, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज वेलोसिटी, ध्यान देना यहाँ पे वी वेलोसिटी और ये वी जो मैंने बड़े में लिखा है दिस इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आ गई, हम इसको मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मोमेंटम के टर्म्स में, मैं इसको पी स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकता हूं। कैसे सर, पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर लिखा तो पी स्क्वायर को एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, पी स्क्वायर इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर, पी इक्वल टू एम हो गया, स्क्वायर कर लो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, एम से एम गया तो हाफ एम वी स्क्वायर ही तो बन गया वापस। ही नहीं आया समझ में, नहीं है, पी स्क्वायर पी इक्वल टू एम वी, तो पी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, पी इक्वल टू एम वी, स्क्वायर कर दो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m तो है ही, एम से एम गया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो वापस वही बन गया। चलो वापस यहां पे आते हैं, तो P मोमेंटम किसके इक्वल बन गया, लिनियर मोमेंटम बन गया 2mev का अंडर रूट, यहां पे लिखूं हाँ, और P इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल, इसको इधर ले जाओ 2mev, इसका अंडर रूट कर दो, अंडर रूट 2mev, v इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। सही है, तो वेवलेंथ कितनी हो गई जो इलेक्ट्रॉन की होगी, लैम्डा ई करूं, नहीं सीधा लैम्डा ई कर देते हैं क्योंकि मैंने हेडिंग में लिख लिया वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन मोमेंटम। वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज h अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम इतना आ गया h अपॉन अंडर रूट 2mev। ठीक, यहां पे h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, v एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू रख लो, h की, m की, e की, तो लैम्डा आ जाता है 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर में, और ये है आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक, दिस इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर। v है कितने पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट किया गया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यहां पे लिख लिया था मैंने। v वेलोसिटी मत समझना, v इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर उसको 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया तो अंडर रूट 100 जो कि बनेगा 10, मतलब 0.1227 नैनोमीटर। जिस इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे वो अंडर रूट 110 बन जाएगा, तो 0.1227 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। सो दिस इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये है। तो सीधी सीधी अब यहां तक क्या हुआ, डी ब्रॉय ने बताया कि नेचर में दो ही चीजें हैं, या तो रेडिएशन या तो मैटर। अब रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है। तो अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर। उन्होंने कहा कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है तो उससे वेव्स एसोसिएट होती हैं। कितनी वेवलेंथ होती है, h अपॉन पी, पी क्या है, मोमेंटम। तो हम डेली लाइफ में मेजर क्यों नहीं कर पाते जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनकी वेवलेंथ, क्योंकि उनका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो उनसे वेवलेंथ जो एसोसिएट होती है इट इज वेरी वेरी लेस, विच इज बियॉन्ड मेजरमेंट। ठीक, तो उनसे पूछा कि भाई जिसका मास कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, उन्होंने कहा हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वेवलेंथ जो एसोसिएट होगी वो ज्यादा होगी। तो कितनी वेवलेंथ एसोसिएट होगी इलेक्ट्रॉन से, उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ईवी, वी इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, के को ये फॉर्म में लिख दिया। तो लैम्डा कितना आ गया 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर, वी इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब ये मैटर वेव्स का फॉर्म कैसा है, कैसी होती है मैटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक कर लो इसको, ठीक है। अब मैटर वेव्स का फॉर्म क्या होता है, ध्यान दें, ये हाइपोथेसिस चल रहा है अभी, ये थ्योरी बता रहे हैं डी ब्रॉय 1924 में कि ऐसा है, अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, 1924 तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैटर जो वेव्स है उसका फॉर्म कैसा है, मैटर वेव्स कैसी होती हैं, तो दरअसल मैटर वेव्स अलग हैं सिंपल वेव से। जब कोई पार्टिकल चलता है तो उससे वेव पैकेट एसोसिएट होता है, मतलब बहुत सारी वेव का ग्रुप, समझ गए, देख लेते हैं इसको मैं हटाता हूं, इसके आगे लिखना, इसको हटा देते हैं। जब कोई पार्टिकल चल रहा है तो उससे वेव पैकेट एसोसिएट होता है, एक सिंपल वेव नहीं होती, मैटर वेव एक सिंपल वेव नहीं है, ये एक बहुत सारी वेव्स का कलेक्शन है। तो लिखते हैं वेव पैकेट, एक लाइन बनाना है यहां पे, वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल, वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल, वेव पैकेट एसोसिएट होता है, ठीक, कोई पार्टिकल चल रहा है तो उस जो मैटर वेव्स है, जो वेव्स वो बनाता है वो बहुत सारी वेव्स का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, जिसे कहते हैं वेव पैकेट, ठीक। तो मैटर वेव ऐसी हो गई, ये होती है मैटर वेव्स ऐसे, ठीक। ये इसको आप एनवेलप भी समझ सकते हैं वेव का, ये देखिए एनवेलप, और इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड वेव, ये मैटर वेव है लोकलाइज्ड, ठीक। ये है हमारे पास वेव पैकेट, ये वेव पैकेट है, तो इसको हम कहते हैं मैटर वेव, लेकिन ये कैसी वेव है, लोकलाइज्ड वेव है, लोकलाइज्ड, ठीक हो गया, ठीक। अब इसके अंदर कहीं पार्टिकल है, इस वेव के अंदर कहीं पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, हमें ऐसा वेव दिखता है, वेव का एक क्लाउड दिखता है, तो यहां बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने जाए, इलेक्ट्रॉन कहां पे है, तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब यहां पे कंट्रोल करता है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक, यहां अंदर तक जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं इसका। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मल्टीप्लाइड बाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π, ये याद है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को यहां फाइंड करने जाएं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने जाएं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड करने जाएं जिसकी ये वेव्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन की आप मोमेंटम फाइंड करने जाएं तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन into uncertainty in momentum is equal to h/2π, h is Planck's constant, this is Heisenberg uncertainty principle। यहां से जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि मैटर वेव बहुत सारी वेव्स का एक ग्रुप है, वेव पैकेट एसोसिएट होता है मूविंग पार्टिकल से, वेव पैकेट ना कि सिंगल वेव। तो ये है मैटर वेव, और कैसी वेव है, लोकलाइज्ड वेव है, समझ में आ गया, ठीक है। अब 1927 में डेविसन ने और 1928 में जर्मर ने, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका नेचर वेव नेचर है। ध्यान दें 1924 में तो डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस दिया कि कोई पार्टिकल चल रहा है उससे वेव्स एसोसिएट होती हैं, लेकिन 1927 और 28 में डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन से वेव एसोसिएट होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर वेव नेचर है। और ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था कि पार्टिकल भी वेव जैसा बिहेव कर सकता है। ये तो पता चल गया था रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, लेकिन 1927-28 में जब डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला इलेक्ट्रॉन्स का नेचर वेव नेचर है, मतलब मैटर भी वेव जैसा बिहेव करता है, मतलब मैटर का भी ड्यूअल नेचर है। जो डी ब्रॉय बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही थी, और डेविसन जर्मर तो है नहीं खैर अभी सिलेबस में, लेकिन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर है, मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है। तो डी ब्रॉय की बात प्रूव हो गई, ठीक। तो सीधा सीधा यहां से ध्यान में रखिए, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन ने और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था, दो लोग थे। ये क्यों हुआ था? टू प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। खैर इसकी जरूरत है नहीं, अभी हटा दिया गया अभी सिलेबस में। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था? टू प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर प्रूव करने के लिए, और उन्होंने किया भी।
इन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर है, और इन्होंने जो वेवलेंथ निकाली इलेक्ट्रॉन की वो वही निकाली जो डी ब्रॉय ने बताई थी। समझ गए? तो डी ब्रॉय ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो सही था। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो यहां पे क्या देखा हमने? यहां पे देखा हमने कि मैटर का भी वेव नेचर होता है, पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये दोनों हमने देखे। पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करता है, तो पार्टिकल तो है ही, तो वो उसका ड्यूअल नेचर हो गया। रेडिएशन पार्टिकल जैसा बिहेव करता है तो उसका भी ड्यूअल नेचर हो गया। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, सो इसमें इतना ही। थैंक यू।